हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रोमोसोम के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमने जो सीरीज चला रखी है सेल की वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। कुछ उसके टॉपिक्स हैं जो कि हम क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में आगे चलते हैं, जो कि एक डिटेल एनालिसिस करते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है और कहाँ से पाया जाता है। कल की क्लास की बात करें तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा था कि केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, और फिर केंद्रिका होती है। केंद्रिका के जस्ट ऊपर इस तरीके के क्रोमैटिन थ्रेड पाए जाते हैं। क्या? क्रोमैटिन थ्रेड पाए जा रहे थे। थ्रेड का मतलब होता है धागा, है ना, तो क्रोमैटिन धागा भी बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक, उसके जस्ट नीचे आते हैं हम, तो देखेंगे इसी से हमें क्या मिलता है, क्रोमोसोम के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और हमें डिस्कशन इसी के बारे में करना है। ठीक है, तो हम क्रोमोसोम की बात करते हैं। तो अब हम क्रोमोसोम की बात करेंगे तो सबसे पहले 2 पॉइंट तो ये चीज देखिएगा कि 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग ने इसकी जो है स्टडी किया था। ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग ने स्टडी किया था। अगर हम एसएससी और रेलवे से पूछें तो सबसे पहले फेवरेट क्वेश्चन होता है उनका कि ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो आपसे पूछेगा कितनी संख्या होती है, तो 46। और कितने जोड़े होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाएंगे। आई होप इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक, तो क्रोमोसोम की जो स्टडी किया था वो 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। ह्यूमन के अंदर अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो वो 46 संख्या में होते हैं, और 23 जोड़े में पाए जाते हैं। जो 23 पाए जाएंगे वो जोड़े में पाए जाते हैं। तो हम क्रोमोसोम को अगर हम स्ट्रक्चर बनाए क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। ये कुछ इस तरीके का हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम यहाँ पे इसको देखिए ऊपर है तो इसको हम पी आर्म बोलेंगे। ठीक, पी आर्म बोलेंगे, और नीचे है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यू आर्म बोलेंगे, क्यू आर्म बोलेंगे। ठीक, ये पी आर्म हो गया, ये क्यू आर्म हो गया। ठीक, उसके बाद जो ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक, यहाँ पे देखिए इसको पूरे ये वाले को हम क्या बोलेंगे, टेलोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेलोमर बोलेंगे। तो हम देखिए कि क्रोमोसोम का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है उसमें कितने आर्म्स पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे। अगर इसको हाफ कर दीजिए आप, तो इसमें 2 आर्म पाए जाते हैं, एक पी आर्म और एक क्यू आर्म पाए जाते हैं। ठीक, अब पी आर्म या क्यू आर्म को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, तो ये बताइएगा, टेलोमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक, अब ये क्रोमोसोम की हम और डिटेल स्टडी करते हैं कि इसके अंदर और क्या पाया जाता है, कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि क्रोमोसोम के अंदर कितने आर्म होते हैं उसके, तो 2 आर्म होते हैं। कौन कौन से, पी आर्म, क्यू आर्म। और ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और जोड़ों की संख्या की बात करेंगे तो 23 जोड़े हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो क्रोमोसोम की अगर बात करें तो क्रोमोसोम में देखिए, क्रोमोसोम के अंदर अब क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, ये भी देख लेते हैं। तो क्रोमोसोम की अगर बात करें तो क्रोमोसोम के अंदर जो है हमें किसका किसका पता लगेगा, डीएनए और आरएनए का पता लगेगा, डीएनए और आरएनए का। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो क्रोमोसोम है ये किसका किसका मिलकर बना होता है, तो एक तो इसके अंदर ये डीएनए है, और प्लस दूसरा इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा टाइप का प्रोटीन पाया जाएगा, तो आप बताएंगे हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन नामक प्रोटीन और डीएनए से मिलकर क्या बना हुआ होता है, हमारा क्रोमोसोम बना हुआ होता है। इतना समझ में आया। ठीक है, अब हम डिटेल देखते हैं कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है और कैसे मिलते हैं हमें ये डीएनए और आरएनए। उसकी बात हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा डीएनए और आरएनए की बात करते हैं क्रोमोसोम के अंदर। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि कैसे हमारा जो डीएनए और आरएनए हमको मिला है। तो देखिए हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जा रहा था, केंद्रक के अंदर, जिसको हम क्या बोल रहे थे, केंद्रक
द्रव बोल लेते हैं, केंद्रक द्रव, है ना। ठीक, अब देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर इसमें हमारा क्या पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। इसी न्यूक्लिक एसिड में हमारा दो तरीके का शुगर इन्वॉल्व होता है, जिसको हम एक तरीके से बोलते हैं DNA और दूसरा RNA। ठीक, देखिए राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसका जो फुल फॉर्म पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसका पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आई होप ये समझ में आया दोनों का फुल फॉर्म। अब हम दोनों के डिफरेंस के बारे में देखते हैं। दोनों के डिफरेंस के बारे में देखें तो देखिए कैसे देखेंगे, दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं कि कौन सा कैसे होता है। ये पता चल गया ना कि कैसे क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव के अंदर कौन सा एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। उसी न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारा DNA और RNA प्रेजेंट होता है। DNA को हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और RNA को राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं DNA और RNA में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस अगर हम देखते हैं यहाँ पे DNA और RNA का, तो हम अगर देखें तो ये देखिए, ये जो DNA है ना, कहाँ पाया जाएगा, सभी जीवित जीवों में पाया जाएगा। DNA कहाँ पाया जाएगा, सभी जीवित जीवों में पाया जाएगा। कहने का मतलब हो गया ये प्रेजेंट होता है ऑल लिविंग थिंग्स में, ऑल लिविंग थिंग्स में। ठीक, अच्छा RNA कहाँ पाया जाएगा, तो RNA पाया जाएगा जो हमारे वायरसेस वगैरह होते हैं, है ना, उसका वो हमारा क्या हो जाता है, RNA पाया जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स में क्या पाया जाएगा, DNA पाया जाएगा। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमारा पूछता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि ये कहाँ पाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ये DNA जो है ये हमारा अनुवांशिकी, यानी जो इसका काम होता है, वर्क एज जेनेटिक, है ना, जेनेटिक रिप्रोडक्शन की बात करते हैं इसमें। ठीक, वर्क एज ए जेनेटिक रिप्रोडक्शन मतलब कहने का अनुवांशिकी विकास जो होती है ना, किसी के भी अंदर अनुवांशिकी जो विकास होता है ना, विकास जो होता है अनुवांशिकी विकास, वो सारा का सारा हमको कौन बताता है, DNA। अगर आप देखिए किसी का पता भी लगाना होता है तो किसी का एक बाल ले जाइए, उस बाल से उसके घर के किसी एक मेंबर का बाल ले जाइए, तो अगर वो DNA मैच कर जाते हैं तो आपस में क्या है, पिता पुत्र या माता पुत्र का रिलेशन हो जाता है। तो जो इनका DNA मैच करेगा तभी तो पता चलेगा। तो हम DNA अब कभी भी आप देखते होंगे, कोई एपिसोड भी देखते होंगे CID वगैरह का, तो उसमें भी क्या होता है, लास्ट में DNA टेस्ट के लिए बोलते हैं, जब कंफ्यूजन होता है कहीं पे, है ना, तो जब कंफ्यूजन होता है तो DNA टेस्ट के लिए बोलते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, जेनेटिक्स, है ना। वो जेनेटिक्स एक साइंस होती है, जेनेटिक साइंस बोलते हैं, जिसके थ्रू DNA के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि आखिर में वो रिप्रोडक्शन किसका है या कैसा है। ठीक है, लेकिन RNA की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस का हेल्प का मतलब हो गया प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्रोटीन संश्लेषण। अब यहाँ इसको रिलेट करिए किससे, राइबोसोम से। राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे नोट पॉइंट करके यहीं पे लिख लीजिएगा। तो ये जो राइबोसोम है वो आपसे पूछेगा किसका बना हुआ होता है, तो आप क्या बनाएंगे, ये बना हुआ होता है RNA प्लस प्रोटीन। तो आपसे पूछेगा कौन सा प्रोटीन, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बताएंगे कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन होता है और प्लस RNA होता है। ठीक, तो आप देखिए राइबोसोम को हम क्या बोल रहे थे, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो मतलब फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन या फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन यहीं पे होता है। तो राइबोसोम के जरिए ही जब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होता है, तो अब जो है हमारा RNA क्या काम करता है, उसी में प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जब आगे हम चल के RNA के पूरे पार्ट पढ़ेंगे, mRNA, tRNA, है ना, ये सारे के सारे जब RNA के पार्ट पढ़ेंगे, फिर हमको समझ में आएगा कि कैसे हमारा जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन बनाता है और कैसे हमारा एमिनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है पॉलीपेप्टाइड में, है ना।
तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी ये इतना दो इसका डिफरेंस समझ में आया, ठीक। उसके बाद एक और इसका डिफरेंस पूछता है डीएनए में। डीएनए का याद रखिएगा, अभी जो रिसेंट का क्वेश्चन है डीएनए किस नेचर का होता है, कहने का मतलब ये एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है, ये अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। कौन, डीएनए अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। डीएनए की ये बात हो गई, इतना आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। और ये हमारा आरएनए सबसे ज्यादा प्रेजेंट कहाँ होता है, इसकी बात करेंगे तो आप वायरस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम कहाँ से बनता है, कहाँ पाया जाता है क्रोमोसोम। तो आप देखिएगा कि क्रोमोसोम जो होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जो कि क्रोमैटिन थ्रेड में होता है। तो क्रोमोसोम किसका बना हुआ होता है, तो डीएनए और प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है। आपसे पूछेगा राइबोसोम किसका बना हुआ होता है, तो आप क्या बताएंगे, राइबोसोम जो है आरएनए और प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। जिसमें आरएनए का काम क्या होता है, आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, ठीक है। तो डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले डीएनए से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिएगा, ठीक है। डिफरेंस तो हमने बता दिया है। सबसे पहले डीएनए का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है और कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है। तो आप देखिएगा कि ये केंद्र के अंदर पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा, जो हमारा प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड यानी लवक जो कल हमने बताया था, वहां पे भी ये पाया ही जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इन, तो आप क्या बताएंगे, प्रेजेंट इन कहाँ पे होता है सबसे पहले, ठीक। ये तो हो गया न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। अब न्यूक्लियस के अंदर हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा और प्लास्टिड के अंदर यानी लवक बोलते हैं हम। उसके बाद लास्ट इसका हो जाता है हमारा एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हमारा ये पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम हरित लवक के नाम से जानते हैं, प्लास्टिक नहीं प्लास्टिड, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियस यानी हिंदी में बोलेंगे क्या, केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका बोलते हैं हिंदी में, है ना। और प्लास्टिड, पूरे प्लास्टिक को ले ले तो वो पाया जाता है। और हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवक में पाया ही जाता है, क्या, डीएनए, ठीक है। इतना समझ में आया डीएनए कहाँ पाया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि डीएनए के बारे में पता करें। तो डीएनए हमारा कहाँ पाया जाएगा, ये केंद्र के अंदर पाया जाएगा। केंद्र के अंदर कहाँ पाया जाएगा, तो जो न्यूक्लियर प्लाज्मा होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। उसी न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो तरीके का, एक तरीके का जो डीएनए हमारा होता है और आरएनए हमारा होता है, दो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। आरएनए की बात करेंगे तो, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हमारा डीएनए से पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि फर्स्ट पर्सन हु आइसोलेट डीएनए, ठीक। तो मतलब डीएनए के बारे में सबसे पहले किस आदमी ने बताया था, डीएनए के बारे में सबसे पहले किस आदमी ने बताया था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन बताया था, फ्रेडरिक मिशर ने बताया था। कौन बताया था यहाँ पे, फ्रेडरिक मिशर ने बताया था। और ये 1869 के आसपास ये इन्होंने फर्स्ट पर्सन हु आइसोलेट डीएनए। तो ये हमारा आपसे पूछेगा तो क्या बता देंगे आप, फ्रेडरिक मिशर बता देंगे, ठीक है। डीएनए की नेमिंग आप देखिए, डीएनए का पता किसने किया था, तो फ्रेडरिक मिशर ने किया था। अब इसकी डीएनए नेमिंग की बात करते हैं। डीएनए नेमिंग मतलब नामकरण किसने किया था इसका, तो आप क्या बताएंगे, जैकेरिस ने किया था। जैकेरिस, फ्रेडरिक मिशर और जैकेरिस। तो डीएनए की जो नेमिंग है वो जैकेरिस ने किया था। और जो फर्स्ट पर्सन जो डीएनए के बारे में बताया था फ्रेडरिक मिशर 1869 के आसपास बताए थे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था, डीएनए का स्ट्रक्चर बात करते हैं तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो होता है कौन सा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कौन सा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है किसका,
डीएनए का। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और ये दिया किसने था, तो आप बताएंगे क्या, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक, वाटसन एंड क्रिक नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। और कब दिया था, 1953 में दिया था। और इसके लिए इनको 1963 में, है ना, नोबेल प्राइज मिला था। लगभग 10 साल बाद इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज 62-63 में। जो हमारा 1962-63 है ना, नोबेल प्राइज मिला था, वो मिला था इन्हीं दोनों को। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो फर्स्ट टाइम, अभी देखिए हम सबसे पहले ये देखें कि जो फर्स्ट टाइम किसने डीएनए के बारे में देखा था, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 के आसपास देखा था। दूसरा हमने ये देखा कि जो स्ट्रक्चर है वो किसने बताया था, वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। कब बताया था, 1953 में बताया था। और इससे पहले हमारा जो डीएनए का नेमिंग किसने किया था, वो किया था जेके रिस ने। ठीक, अब देखिए एक होता है हमारा एक्सरे डायफ्रैक्शन, जो कि मटेरियल साइंस में यूज होता है। एक्सरे डायफ्रैक्शन एक तरीके से मेजरमेंट की यूनिट होती है, जिसे नापते हैं। ठीक है, तो नापते क्या है, देखिए एक्सरे डायफ्रैक्शन के थ्रू हमारा जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, इसके अंदर हम पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर वगैरह हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसी के थ्रू डीएनए को किसने देखा था, सबसे पहले डीएनए को देखा था डीएनए सीन। ठीक, देखा किसने था, आप देखिएगा फ्रैंकलिन एंड रोजलिन नामक वैज्ञानिक थे। फ्रैंकलिन एंड रोजलिन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1952 में इस चीज को देखा था। तो आपसे यहाँ से 4 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीएनए से, वो पूछता है। एक्सरे डायफ्रैक्शन को सबसे पहले किसने देखा, तो फ्रैंकलिन एंड रोजलिन। एक्सरे डायफ्रैक्शन के थ्रू डीएनए को देखने वाले साइंटिस्ट ये थे, फ्रैंकलिन एंड रोजलिन। और इसका स्ट्रक्चर देने वाला जो वैज्ञानिक थे वो वाटसन एंड क्रिक थे, जो कि 1953 में दिए थे। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, आगे हम ठीक है, अब हम बात करते हैं जो स्ट्रक्चर हमारा किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। अब उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखते हैं, एनालाइज करते हैं कैसे हमारा स्ट्रक्चर जो है बना हुआ था। तो इन्होंने 3 चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व की। सबसे पहले नाइट्रोजीनियस मतलब नाइट्रोजन युक्त हमारा एक बेस था वहां पे। ठीक, दूसरा था वहां पे पेंटोज शुगर। और अगर हम तीसरे की बात करें तो फॉस्फेट शुगर था। क्या था, फॉस्फेट शुगर। ये 3 चीजों से मिलके हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो डीएनए का बनता है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला पार्ट हमारा क्या है, नाइट्रोजीनस बेस है। तो नाइट्रोजीनस बेस को हम स्टडी करते हैं। तो नाइट्रोजीनस बेस को स्टडी करते हैं तो देखिए कैसे हम स्टडी करेंगे इसको। हम अब नाइट्रोजन बेस का जो स्ट्रक्चर है हम वो देखते हैं कि नाइट्रोजन बेस जो हमारा होता है डीएनए के स्ट्रक्चर में, उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले जो नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन युक्त, है ना। तो नाइट्रोजन युक्त की बात करते हैं तो इसको 2 पार्ट में हम देखते हैं। एक होता है हमारा प्यूरिन्स। क्या होता है, प्यूरिन्स होता है। ठीक, उसका बाद नेक्स्ट होता है हमारा पायरिमिडिन्स। ठीक है, पायरिमिडिन्स, प्यूरिन्स हो गया, पायरिमिडिन्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा जो प्यूरिन्स होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, जिसे हम बोलते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये भी 2 प्रकार का होता है हमारा पिरिमिडिन्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइटोसिन और थाइमिन। तो देखिए क्या होता है हमारा, जो हमारा थाइमिन हो गया, अगर डीएनए का स्ट्रक्चर है तो थाइमिन होगा। अगर डीएनए का स्ट्रक्चर है तो जो पिरिमिडिन्स या पायरिमिडिन्स का जो पार्ट है हमारा थाइमिन, ये हमारा होगा कब, जब डीएनए स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। यही कन्वर्ट हो जाएगा यूरेसिल में कब, जब हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा,
आरएनए का स्ट्रक्चर होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेसिल में। बाकी सबका सब ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब आरएनए की बात आएगी तो थायमिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेसिल में। अब हम यहाँ पे इसके बीच में कुछ बॉन्ड देखते हैं, ठीक। इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं, इसको जी से डिनोट कर देते हैं, इसको सी से डिनोट कर देते हैं और इसको टी से डिनोट कर देते हैं। तो देखिए ए और टी का जो हमारा बॉन्ड बनता है ये जुड़ते हैं आपस में किस बॉन्ड से, ये जुड़ते हैं आपस में डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ठीक है। और जो हमारा गुएनाइन और साइटोसाइन है ये आपस में जुड़ते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, किस बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक। समझिएगा ध्यान से कि जो नाइट्रोजन बेस है वो हमारा दो पार्ट होता है, एक प्यूरिन्स होता है, एक पाइरिमिडिन्स या फिर पाइरिमिडिन्स होता है, ठीक। उसके बाद हम प्यूरिन्स के दो पार्ट देखते हैं, तो एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है गुएनिन होता है। क्या होता है, गुएनिन होता है, ठीक है। गुएनिन, अब देखिए हमारा क्या है, एडेनिन का ए से हमने डिनोट किया, गुएनिन को जी से डिनोट किया। इसी तरह के पाइरिमिडिन जो है उसका हमारा साइटोसिन जो है इसको सी से डिनोट किया और थायमिन को हमने टी से डिनोट किया। अब देखिए जो एडेनिन है यहाँ पे वो थायमिन के साथ जुड़ेगा, स्ट्रक्चर हम जब बनाएंगे अभी हम देखेंगे कि कैसे जुड़ रहा है। तो देखिए हमारा ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और जब हमारा गुएनिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा तो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। आप इसका हमारा स्क्रीनशॉट या फिर आप फोटो खींच सकते हैं इसका, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके आगे देखिए, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के सबसे पहले हमने नाइट्रोजन बेस युक्त की बात करी थी। नाइट्रोजन बेस युक्त जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा था उसमें उसके थ्रू हमने देखा था कि वो दो पार्ट में टूटा था, प्यूरिन्स और पाइरिमिडिन्स में दो पार्ट में टूटा था, प्यूरिन्स और पाइरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो है वो फिर दो पार्ट में टूटा था, एडेनाइन और गुएनाइन, जिससे हमने ए और जी से डिनोट किया था। पाइरिमिडिन्स जो है टूटा था हमारा साइटोसिन और थायमिन से, ठीक। तो अब देखिए ये सारा का सारा ये वाला पार्ट तो था वो हमारा था प्यूरिन्स का, और ये वाला जो पार्ट था ये हमारा था पाइरिमिडिन्स का। तो देखिए इसमें जो बॉन्ड बनता है, कैसे बॉन्ड बनता है ये देखिए। एडेनाइन यानी पहला वाला एडेनाइन जो है ये टी वाले यानी कि इसके साथ थायमिन के साथ डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाता है, यही बताया था मैंने जुड़ने के बाद। और जो इसका गुएनाइन था पाइरिमिडिन्स का जो साइटोसिन था उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक। ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ये कई बार एसएससी सीजीएल और रेलवे में पूछा हुआ है कि जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाता है और जो गुएनिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे, ठीक। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो तीन हमने देखे थे, पहला नाइट्रोजन युक्त, दूसरा था पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब हो गया कि ये 5 कार्बन युक्त होता है, क्या 5 कार्बन युक्त होता है, ठीक। 5 कार्बन युक्त होता है। यहाँ देखिए हम दो देखते हैं, पेंटोज शुगर डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहाँ पे आता है वो चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए डीएनए के अंदर जो शुगर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है हमारे डीएनए के अंदर। और जो आरएनए होता है इसके अंदर जो है हमारा राइबोज शुगर पाया जाता है, ठीक। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनको पेंटोज शुगर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन देखिए आपको यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एंड 5 ये कार्बन दिखे यहाँ पे। इसी तरीके से इसमें देखिए इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन हुए। अब हर कार्बन पे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर जो है हाइड्रोजन के साथ HOCH2 जुड़ा हुआ है, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH, या और क्या लिख सकते हैं इसको CH2OH, ठीक है CH2OH। यहाँ देखिए अब यहाँ पे इस साइड में देखिए हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और H के साथ कनेक्टेड है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी वही है HOH जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक। इसके स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है CH2OH के साथ बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे जो OH है वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ये डीएनए के स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन जो आरएनए का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, H जो बनाएगा वो OH के साथ ही बॉन्ड बनाता है। H जो है
OH के साथ ही बॉन्ड बनाता है। तो आपको हमारा जो डिफरेंस है DNA और RNA के स्ट्रक्चर में पता चल गया होगा कि कहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होता है इसका, जहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में जुड़ते हैं, जो कि H यहाँ पे आ जाता है हमारा DNA में और HOH हमारा किस में रहता है, RNA में। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा पेंटोज शुगर के बारे में। तो पेंटोज शुगर के बारे में आपको इतना जानना है कि ये 5 कार्बन युक्त होता है ना। नॉर्मली अभी ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन ये देख लीजिएगा कि DNA के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है DNA के अंदर, और राइबोज शुगर के अंदर हमारा क्या RNA के अंदर क्या पाया जाता है, राइबोज शुगर पाया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। आगे ये अब देखते हैं कि हमारा जो फॉस्फेट तीसरा जो होता है हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप, उसका रोल क्या है। देखिए सबसे पहले हमारा जो नाइट्रोजीनस बेस है ये आपस में एक हमारा लिंकेज बनाएगा किसके साथ, जो हमने पेंटोज शुगर अभी पढ़ा, हमने पेंटोज शुगर जो पढ़ा था उसके साथ ये आपस में लिंक करेगा किसके साथ, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ आपस में जुड़ते हैं। क्या आपस में जुड़ते हैं, और जब आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद इनका जो रिजल्ट निकलेगा, इन दोनों का आपस में जुड़ने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसमें बनेगा एक न्यूक्लियोटाइड। कितना न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक, अब यही जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप जो है जुड़ के यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। क्या, एक और न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, और ये वाला न्यूक्लियोटाइड इस वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ मिल के क्या बनाएगा हमारा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड है तो एक पॉली का मतलब क्या होता है यहाँ पे दो, तो दो न्यूक्लियोटाइड मिलके बनाते हैं हमारा क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलते हैं, DNA बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को, DNA बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया। तो यही जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अब DNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये बताया था मैंने, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, या फिर क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, यानी दो न्यूक्लियोटाइड। आपको पता चला कि जो नाइट्रोजन बेस है पेंटोज शुगर के साथ मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा था, उसी न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ के जो हमारा एक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड बना रहे थे, तो दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके क्या बना दिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सेम टू सेम किसके साथ मिल रहा था, DNA के साथ मिल रहा था। तो इसको हम क्या बोल दिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोल दिए, DNA का स्ट्रक्चर बोल दिए। ठीक है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे DNA के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो देखिए ये जो शेप है इसका, इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है ये जो होता है एक तरीके का पॉलीमर होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है पॉलीमर होता है। ठीक है, तो DNA जो है हमारा पॉलीमर का बना हुआ होता है, उस पॉलीमर का क्या नाम है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए जो इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो यहाँ से देखिए ये इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, इधर से चलना, ठीक, और चलते चलते यहाँ पे एंड हो रहा है इसका। ठीक, और दूसरा देखिएगा जो रिबन है वो यहाँ से चलना स्टार्ट हो रहा है और चलते चलते यहाँ पे एंड हो रहा है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, एक इधर की ओर चल रहा है और एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है और एक ऊपर जा रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में, ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। चल तो एक पैरेलल चल रहे हैं, जैसे ये चल रहा है वैसे ही ये चल रहा है, लेकिन एंटी पैरेलल चल रहे हैं। एंटी पैरेलल का मतलब हो गया कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आप देखिए ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, रिबन बोलेंगे। तो ये वाला भी रिबन हो गया। इस रिबन का जो हमारा जो डायामीटर होता है, जो DNA का जो डायामीटर होता है इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, वो 2 नैनोमीटर के आसपास का होता है। ठीक है, 2 नैनोमीटर का इसका डायामीटर होता है, और इसके पिच यानी घुमाव, यानी इसके हेलिक्स की बात करें जो घुमाव है, तो उसका देखिएगा 3.4 नैनोमीटर का होता है, और डायामीटर कितना होता है, 2.0 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, ये रिबन कहते हैं हम इसको। और ये जो रिबन है ये बना हुआ होता है हमारा, ये जो रिबन है ये हमारा बना हुआ होता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, है ना। ये वाला जो रिबन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब देखिए ये जो दोनों रिबन है आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में ये दोनों रिबन जुड़े हुए होते हैं, आपस में दोनों ये रिबन जुड़े हुए होते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा, देखिए
जब ये आपस में जुड़े होते हैं तो अभी देखिए हमने नाइट्रोजन युक्त वो बताया था जिसमें टाइप हो रहा था, एक प्यूरिन्स हो रहा था और पायरिमिडिन्स हो रहा था। अब प्यूरिन्स जो हमारा प्यूरिन्स है वो देखिए क्या है, अडेनाइन या फिर अडेनिन और ये थाइमिन। तो देखिए अडेनिन और थाइमिन जो मिलकर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ जुड़ रहे थे, तो यहाँ देखिए ये किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इनका ए और टी का जो बॉन्डिंग होगा डबल बॉन्ड होगा, और साइटोसिन और गुएनिन है ना जो आपस में जुड़ रहे थे ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। तो आई होप ये स्ट्रक्चर जो है आपको समझ में आया हुआ होगा, है ना। तो ये हमारा रिबन होता है, और ये रिबन को हम क्या बोलते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं। और ये देखिए एक तरीके का बेस पेयर होता है, ये इस पूरे को हम बेस पेयर बोलते हैं। पेयर मतलब जोड़े में है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। एक जोड़ा हमारा एडेनिन का हो गया और दूसरा थाइमिन का हो गया, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। और एक जोड़ा हमारा जो है साइटोसिन का हो गया और गुएनिन का हो गया, और ये दोनों आपस में किसका बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो ह्यूमन का डीएनए होता है वो किस शेप का होता है या फिर उसका घुमाव किस तरीके का होता है। तो आप बस इतना याद रखिएगा, दाईं ओर घुमा हुआ होता है, वो दाईं ओर झुका हुआ होता है या घुमा हुआ होता है। ठीक है, तो राइट हैंडेड फैशन का होता है। तो ये चीज हमारा क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो जिसकी वजह से ये शेप देखिए कुछ इस तरीके का है, दाईं ओर घुमा हुआ होता है। ठीक है, आई होप आपको डीएनए का पूरा ये टॉपिक समझ में आया होगा, जिसके बारे में थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं वो है। आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।